तो दिस वुड बी द लेक्चर 7 ऑफ द सीरीज आइया। इसमें हम ज़रा कंस्ट्रक्टिविज्म को देखेंगे कि व्हाट डज कंस्ट्रक्टिविज्म से, जैसे फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव था या बाकी थ्योरीज का पर्सपेक्टिव था, इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज्म का पर्सपेक्टिव आता है। सो हमने देखा कि दिस इज़ अगेन अ पोस्ट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, के वो कहता है कि जी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको दिखाई देती हैं, लेकिन चीज़ें जैसे आप इंटरप्रेट कहते करते हो, व्हाट डज योर माइंड थिंक्स ऑफ इट। सब्जेक्टिव रियलिटी, सब्जेक्टिव टू इंटरप्रिटेशन, कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हो। सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म से पोस्ट पॉलिटिज्म है, राइट। सो वो कहता है कि देयर इज neither एनार्की नॉर कॉरपोरेशन, राइट। ना एनार्की है ना कॉरपोरेशन है, ये वो चीज़ है, वो रियलिटीज़ हैं जिसे आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हो। अगर आपके पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो आप कॉरपोरेशन की तरफ जाओगे, नेगेटिव कंस्ट्रक्ट होंगे तो आप एनार्की की तरफ जाओगे। आपने अपने आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड एक्सपीरियंस, इनकी बेसिस पे जो आप कंस्ट्रक्ट अपना बनाते हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप एनार्की को प्रमोट कर रहे हो या कॉपरेशन को प्रमोट कर रहे हो। तो डेफिनेटली वही बात, पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट कॉपरेशन, नेगेटिव कंस्ट्रक्ट एनार्की। फिर ये जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं वो चीज़ बताती हैं कि हाउ यू मेक आउट थिंग्स, व्हाट यू आर मेकिंग आउट ऑफ द थिंग। सिंपल सी मिसाल है कि इफ़ वी सी के देयर इज़ अ कंट्री चाइना, राइट। चाइना बनाता है जी कोई टेक्नोलॉजी, या चाइना अक्वायर करता है न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसने क्या किया कि बनाया तो न्यूक्लियर वेपन, अब देयर इज अ कंट्री इंडिया, वो कहेगा कि जी मेरे लिए ये जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस में उसके रहा है कि चाइना के साथ उसकी वॉर रही है, उनका बिलीफ मानना है कि चाइनीज आर एनिमी, राइट। तो इसी वजह से वो नेगेटिव कंस्ट्रक्ट। उसी के साथ अगर देख लें जी पाकिस्तान, तो वो देखेगा कि जी चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो वो इस चीज को पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट लेगा। क्यों? क्योंकि दे आर इन द कॉपरेशन मोड। रियलिटी सेम है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बट एक का नेगेटिव कंस्ट्रक्ट है और एक का पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट है। सो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज। होता ये रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो आपकी प्रैक्टिसेस उनके साथ कैसे रही हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपका बिलीफ कैसा है। सो एक्चुअली ये आप फैक्ट की कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हो। और ये इंटरनेशनल एनालिटिकल स्ट्रक्चर नहीं करता, लेकिन ये आपके इंटरेक्शन और आपके इंस्टीट्यूशन डिटरमाइन करते हैं कि आपका उनके साथ जो है तजर्बा या एक्सपीरियंस कैसा रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान का अच्छा रहा है तो तभी पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट है और पैटर्न ऑफ एमिटी है, मतलब दोस्ती वाला है। इंडिया के साथ अच्छा नहीं रहा उनका, तो तभी पैटर्न ऑफ एनिमिटी है। सो एक सिलिकल प्रोसेस है, आइटरेटिव लूप है, कि आपके आइडियल्स डिटरमाइन करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम को। वही इंटरनेशनल सिस्टम फिर किस चीज़ पे बना होता है, बेस्ड ऑन रियलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस। उसी एक्सपीरियंस और रियलिटीज़ की बेस पे आप रेनफोर्स या रिवाइज करते हो अपने आइडियल्स, राइट। सो दिस इज़ व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज़, कि जो आपके आइडियल्स होते हैं वही इंटरनेशनल सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं कि आपके पास में रियलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस कैसे रहें। तो उसी की बुनियाद पे आप अपने आइडियल्स इधर रेनफोर्स करते हो या फिर रिवाइज करते हैं। फिर आ जाती है पोस्ट मॉडर्निज्म की बात। पोस्ट मॉडर्निज्म हमने ऊपर जिक्र किया था कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज एक्चुअली के नैरेटिव जो आता है वो पावरफुल की तरफ से आता है। नैरेटिव, बयानिया, तो वो जो पावरफुल या पावर हब्स नैरेटिव सेट करेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो जब मीडिया इज फॉर एग्जांपल इज अ पावर टूल, जो पावरफुल यूज करते हैं कोई भी एजेंडा सेटिंग करने के लिए या नैरेटिव बिल्डिंग करने के लिए। सो ये जो मीडिया की टेंडेंसी है ना, हम चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई करके या जनरलाइज करके कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। रियलिटीज़ हमेशा दो किस्म की होती हैं जिनकी डबल मीनिंग होती है। एक जो हकीकत किसी चीज़ की होती है, एक फिर जो हम परसीव करते हैं, जो हमारे परसेप्शन में होती है। सो ये डबल मीनिंग होती है। अब रियलिटी, कुछ लोग रियलिटी परसीव करते हैं और कुछ परसेप्शन को ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। सो देयर इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हर चीज़ की डबल मीनिंग होती है। सो इस चीज़ को, पोस्ट मॉडर्निज्म को, जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है, इसके लिए ये डीकंस्ट्रक्ट किया जाए चीज़ों को, कि सिनेरियोस को और इंटरेस्ट को समझा जाए, तभी इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आप उस चीज़ की रूट में जाएं, आप लिटरेचर की रूट में जाएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि वाई दिस पावरफुल इज यूजिंग मीडिया एज अ पावर टूल, राइट।
पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जिसमें डीकंस्ट्रक्शन की वैल्यू और ये रूट्स में जाना, किसी भी चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करके आप चीज़ों की हकीकत को समझ सकते हैं। अदरवाइज ये मीडिया टेंडेंसी डबल मीनिंग, जिसमें जो मासेस कंज्यूम करते हैं नैरेटिव, वो उसी नैरेटिव को ऊपर सच समझना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाती है मार्क्सिज्म। ये वही रेवोल्यूशनरी चीज़ जो हमने फेमिनिज्म में भी पढ़ी थी, कि मार्क्सिज्म थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी, ही सेज के सोसाइटी के अंदर क्लास डिवीजन है, जो दो चीज़ों में ना डिवाइड है। एक है बोर्जुसी या एलीट क्लास जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, दूसरा है प्रोलिटेरिएट, सादे सीधे बंदे, इगेलिटेरियन क्लास, जो एक्सप्लॉइट होते हैं। ये वो लोग हैं जो मालदार हैं, ये वो लोग हैं जो गरीब लेबर क्लास है। अब ये क्या करते हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो बोर्जुजी हैं इन प्रोलिटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब इनका लेबर जो है इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। और कमाते ये 80% हैं, और 20% इन्हें देते हैं। राइट। सो द इशू इज क्लास डिफरेंस ड्यू टू दिस क्लास डिवीजन। राइट। क्लास होती क्या है, कि सोसाइटी के अंदर क्लासेस बनी होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन होती हैं। हमने क्लासेस बनाई होती हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डिफरेंस, कि पैसे के मामले में, इकोनॉमी के मामले में कौन किस क्लास में फॉल करता है। तो दिस इज एक्चुअली क्लास। सो सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, कि ये क्लास एक्सप्लॉइटेशन है, कि हायर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रही है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि उनके पास स्किल्स होती हैं। पैसा बनता ऐसे है, लेकिन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी वजह से सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी आ जाती है। ठीक है। तो इसका हल क्या है, हल ये है कि वो कहता है क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। एक क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ सारे लोग बराबर हों। और वो कहता है इस चीज क्लासलेस सोसाइटी को अचीव करने के लिए सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन आना चाहिए, इनकलाब आना चाहिए। राइट। सो दिस इज व्हाट मार्क्सिज्म सेज। फिर मार्क्सिस्ट न्यू मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। सो न्यू मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से कि कहता है कि सोसाइटी के अंदर 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन है फैमिली का, जहाँ से इंसान को लव एंड बिलोंगिंगनेस जैसी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा है रिलीजन, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड अपीजमेंट मिलती है, रूहानी। फिर है एजुकेशन, तालीम, जहाँ से लोग नॉलेज या स्किल्स इम्पार्ट करते हैं। फोर्थ इज द इकोनॉमी, जो आपकी फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करती है, सफाइश करती है। द फिफ्थ इज पॉलिटिक, जो ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। न्यू मार्क्सिज्म ये कहता है कि जो रिलीजन है इसको ये एक्सक्लूड कर देते हैं, और इकोनॉमी जो है इसके ऊपर पूरी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन बेस करता है। सो व्हाट डज न्यू मार्क्सिज्म सेज। न्यू मार्क्सिज्म हमको ये कहता है कि जो सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है वो आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से शेप होता है। इफ योर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर, तो आप रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करोगे। राइट। आप पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा इन होगे। आपकी एजुकेशन जो होगी वो कम होगी, आप एजुकेशन की तरफ कम जाओगे। सो इकोनॉमी डिटरमाइंस रेस्ट ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। राइट। तो दिस इज व्हाट न्यू मार्क्सिज्म से। अब आ जाता है जी क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी नाम से ही पता लगता है कि इट इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन ग्रैंड थ्योरीज, के जो ग्रैंड थ्योरीज हैं आईआर की, उनको ये क्रिटिसाइज करता है। ठीक। वो कहता है जी थ्योरीज ऑफ आईआर, जैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म या नेशन, जिस पे डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जो आपका कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, ये थ्योरीज नहीं है, ये कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी वाले। क्योंकि थ्योरी वो होती है जो अनबायस्ड, अपॉलिटिकल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। क्रिटिकल थ्योरी वाले ये कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के रिलीजन को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, पॉलिटिक्स से और इकोनॉमी से। क्योंकि पता है जी रिलीजन जो है वो आपको अखलाकियात सिखाता है। ठीक है। और राइट और रॉन्ग बताता है। इन्हें पता है कि इनका जो सिस्टम है वो एक्सप्लॉइटर है, एक्सप्लॉइटेटिव है। तो ये कॉमनर्स को अनअवेयर रखने के लिए मीडिया पे कंट्रोल करते हैं, और रिलीजन को इस चीज़ से डिसइंटीग्रेट करके रखते हैं, क्योंकि रिलीजन तो मॉरलिटी सिखाता है, और पर मॉरलिटी ये जो काम करते हैं वो इमोरल्स हैं। राइट। तो ये कहते हैं जो ग्लोबल सोशल ऑर्डर है जो कैपिटलिज्म की बेस के ऊपर बना हुआ है, इससे हमें छुटकारा चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो इलीट कल्चर ऐसे ख़त्म करके ये जो इगैलिटेरियन कल्चर है, आम लोगों वाला कल्चर, इसे फेवर करना होगा। दिस इज व्हाट क्रिटिकल थ्योरी सेज, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। नाउ वी कम टू दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन वो है जो सेकंड
ग्रैंड डिबेट में हमने किया था और यहाँ पे आए थे। बट अगेन हम एक बार से देखेंगे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर ये बिहेवियरल अप्रोच आती है और आपकी सिस्टम अप्रोच आती है। बिहेवियरल अप्रोच सिंपली कहती है कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पास्ट की बेस पे आप अपना फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर एक्टर का होता है वो देख के खुद को एडजस्ट करते हैं, अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हैं कि आपके पहले के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस किसी के साथ कैसे रहे। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दी जाती है कि यूएस ने पाकिस्तान के साथ किस तरह ऑन एंड ऑफ एंगेजमेंट रखी। 1979 में जब सोवियत यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया तो अमेरिका ने फौरन पाकिस्तान को अप्रोच किया। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा जी बाय बाय। सो इसी बेस के ऊपर जब 2001 में यूएस ने वॉर ऑन टेरर शुरू की अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान की जरूरत दोबारा अमेरिका को पड़ी तो फौरन पाकिस्तान के पास आया। और अगेन क्या किया 2020 में जब अफगान वॉर थिएटर बंद किया तो यूएस ने फिर पाकिस्तान को बाय बाय कह दिया। सो वो कहता है कि जो आपके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस रहते हैं या वो सिचुएशन जो पहले भी बन चुकी है और अब दोबारा बन रही है तो आप क्या करते हैं फ्यूचर पॉसिबल बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं कि अब थर्ड टाइम ऐसा होगा तो थर्ड टाइम अगेन यूएस ऐसा करेगा। तो फिर आप अपना बिहेवियर एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंगली। बट अगेन इस पे भी क्रिटिसिज्म आता है वो इस तरीके से कि दुनिया के अंदर ये चीज़ें चेंज होती हैं, अलायंसेस चेंज होते हैं, नेचर चेंज होता है, इंटरेस्ट आपके वेरी करते हैं। ऐसा ना हो कि थर्ड टाइम जब अमेरिका को आपकी ज़रूरत हो तो आपको भी अमेरिका की ज़रूरत हो। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की नेचर कुछ इस तरीके से है कि वक्त के साथ चेंज होती है। पहले हालात कुछ और थे अब हालात कुछ और हैं। तो वो कहता है कि जो वेरिएशन आती है वो एक प्रेडिक्टिव लॉजिक को रिलायबल आप कंसीडर नहीं कर सकते। राइट कि इंटरेस्ट वेरी करते हैं, पॉलिटिक्स वेरी करती है, सिचुएशन वेरी करते हैं। तो नाउ वी कम टू द सिस्टम अप्रोच। जिस सिस्टम अप्रोच ये कहती है कि जो दुनिया का निज़ाम है वो एक ग्लोबल सिस्टम के अंदर एक इनक्लोज सिस्टम के अंदर काम करता है। वो इनक्लोज सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, पोल्स बने हुए हैं और यूनिट्स होती हैं। ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीलेटरल बने हुए हैं उनको कंसीडर करते हैं आप। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म, कमर्शलिज्म और institutionalism, internationalism and commercialism, right? These could be your rules and regulations, right? पर हम पोल्स की बात करते हैं कि दुनिया में कभी एक पावरफुल कंट्री होता है लाइक द यूएस, बायपोलर जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिका एंड यूएसएसआर रहा, मल्टीपोलर जब एक से ज्यादा, जैसे अभी इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड है कि रशिया भी इमर्ज कर रहा है और चाइना भी इमर्ज कर रहा है एंड यूएस इज ऑलरेडी अ पावर। तो वो कहता है इनक्लोज सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच ये कहता है कि आई आर ऑपरेट इन। तो वो मिसाल देता है कि अमेरिका ने अमेरिका है एक 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 जगह पाकिस्तान और इंडिया है, दीज आर द क्लाइंट स्टेट। पहले किसकी क्लाइंट स्टेट थी? ये थी यूएस की क्लाइंट स्टेट। अब किसकी क्लाइंट स्टेट बनते जा रहे हैं? चाइना की क्लाइंट स्टेट बनते जा रहे हैं। ठीक है। आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सिविल सोसाइटी, जो एनएस हैं, ये जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये अलोंग विद द स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स किसी भी इशू के ऊपर आपकी जो दुनिया है, अगर कोई कश्मीर का इशू आ जाता है तो आप क्लाइंट स्टेट बन जाते हो डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड इज यूनिपोलर और द मल्टीपोलर। तो ये आपका एक इनक्लूसिव सिस्टम है, सिस्टम अप्रोच। वो इस चीज़ से देखता है कि हर चीज़ को एक इनक्लूसिव सिस्टम के अंदर पुट करके एंड देन सिस्टम को एनालाइज करता है। तो दिस इज दैट इंटरनेशनल सिस्टम ऑपरेट इन अ ग्लोबल सिस्टम। बट अगेन इस पे क्रिटिसिज्म ये होता है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इसे समझना, कि किस तरीके से समझेंगे कि एक जगह आपने नॉन स्टेट एक्टर्स भी लगा दिए हैं और आपने स्टेट एक्टर्स भी लगा दिए हैं और कोई इशू को लेते हैं, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि दिस इज एन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम।